Commencing in the Aring Mafalmati Allah, the merciful and the beneficent. Dear student, good morning to all of you. Today we are going to start the last chapter, chapter number 20, which is about nuclear physics. So, nuclear physics is very much interesting and important branch of physics in which we deal with the study of nucleus and all the phenomena occurring inside the nucleus. So first of all, let me define nucleus briefly. So we can define nucleus as the central part of atom in which almost all the mass and positive charge are located, and mass measurement is done in atomic mass unit. तो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स में चूंकि हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एटॉमिक न्यूक्लियस को समझना है। न्यूक्लियस हेवियर पार्ट ऑफ एटम है जिसमें तकरीबन एटम का सारा मास न्यूक्लियस ही में इंक्लोज होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में ब्रीफ सी हम हिस्ट्री में जा रहे हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हो गई है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हेनरी बेकरल ने रेडियोएक्टिविटी पे काम किया। उसने यूरेनियम की साल्ट से जो है ना रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर की। तो इससे ये आइडिया उसने अखज़ किया कि एटम के अंदर ज़रूर कोई इसी तरह हार्ड और सॉलिड चीज़ है जिससे रेडिएशन इमिट हो रहे। फिर 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फाइल को बम्बार्ड किया, तो गोल्ड फाइल से गोल्ड की प्लेट से अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल पर स्कैटर्ड हो गए। जब डिफरेंट एंगल पर स्कैटर्ड हो गए और उससे एनर्जी इमिट हो गई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, तो उसने ये नतीजा अखज़ किया कि एटम के अंदर जरूर कोई इसी तरह हार्ड चीज है जो इसी अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, इससे स्कैटर्ड हो रहे अल्फा पार्टिकल इसके साथ कोलाइड होकर स्कैटर हो रहे। तो रदरफोर्ड ने फिर न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन डिस्कवर किया और एक कंप्लीट डिटेल मॉडल दिया। अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रदरफोर्ड का डिटेल मॉडल भी देख रहे। फिर इसने इसके बाद जो है ना जेम्स चैडविक ने जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो गए तो इससे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में बहुत मदद मिली और न्यूक्लियस को की जो एटॉमिक न्यूक्लियस है इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री और डेफिनेशन थी न्यूक्लियस की। रिमेंबर, मास मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट इन द केजी। हम जो है ना न्यूक्लियस की मास मेजरमेंट एटॉमिक मास यूनिट में कर सकते हैं। तो AMU में इसकी मास मेजर होती है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, डियर स्टूडेंट, एक न्यूक्लियस को हम इस तरह, लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ जनरल एग्जांपल। से सपोज दिस इज x एंड हियर दिस इज z एंड दिस वन इज a। इस तरह हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय a? a हमारे पास एटॉमिक नंबर है। a इज एटॉमिक नंबर, sorry, A is atomic number is Z. This one Z. Z is atomic number, which is the number of proton in atom or in a nucleus. What is atomic number? Number of proton in the nucleus.
Number of protons in the nucleus is represented by symbol Z and this is atomic number. So Z क्या है हमारे पास P plus. R. Remember when an atom is neutral, जब एक एटम न्यूट्रल होता है मतलब इसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं किया और ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन की है, तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के. सो Z रिप्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? यहाँ पर हम डिफिनेशन कर सकते हैं. आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर number of electrons in outside orbits or in atom is called atomic number. It is represented by symbol Z. Similarly, second one is atomic symbol. Atomic symbol क्या है? This X represent atomic symbol. ये symbol है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ये X की जगह हम C लगाएंगे. अगर यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो X की जगह हम U लगाएंगे. So it means that U or this X represent atomic symbol. Second thing in this is mass number. This is atomic number. Now second thing is mass number. अब मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एटम इज नोन एज मास नंबर. न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. रिमेंबर हमने ये कहा था कि सपोज दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इसमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं और ये ऑर्बिट से, तो ऑर्बिट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन की मास बहुत ही कम है. इट इज 1830 टाइम जो है ना कम मास है इलेक्ट्रॉन की इज कंपेयर टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. तो इसीलिए एटम की जितनी भी मास है ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज इंक्लोज्ड इन दिस सर्कल, सॉरी इन दिस न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में सारा मास होता है. अभी मास नंबर को क्या कह रहा है? द कंबाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन. न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन of an atom or in a nucleus is known as mass number. So this is mass number. It is represented by symbol A, represented by symbol A here. यहाँ पर क्या होगा? प्रोटॉन होगी पॉजिटिव चार्जेस पे और न्यूट्रॉन होंगे. तो मास नंबर. अब देख ले यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, R नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कंबाइंड नंबर को मास नंबर कह रहे, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम. एक एटम में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए ये सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये जो हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो इसी A से हम रिप्रेजेंट करेंगे Z. तो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट Z फ्रॉम A. सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, number of neutron can be calculated like this. N is equal to A minus Z. This formula is important. अब देख ले, let me explain this with an example. हम कहते हैं सपोज यूरेनियम U92 235, या सिंपल वर्ड में हम किसी भी एटम के लिए हम मालूम कर सकते हैं. यूरेनियम के लिए या किसी और एटम के लिए मालूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे. इवन कार्बन के लिए मालूम कर सकते हैं.
Say suppose we have carbon C6 और ये 13. This is the isotope of carbon. So how many neutron will be there? If we compare this with X, Z, A, this Z is atomic number and A is mass number. Now if we compare this with this general form, this one, here Z is 6 and A is 13. So how many neutron will be there? Number of neutron are in is equal to 13 minus 6, which is 7. There will be 7 neutron in this atom. Similarly, if we calculate for another sodium, Na2311, Na2311. Dear student, ये हमारे पास एक एटम है सोडियम का, जिसमें हमारे पास मास नंबर 11 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक मास हमारे पास कितनी है इसकी 23 है. तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन विल बी देयर इन दिस एटम. तो कितने न्यूट्रॉन होंगे इसमें? अप्लाई दिस फार्मूला, n equal to A, which is 23 minus 11, 12. So इसी एटम में हमारे पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन. इसी तरह और बहुत सारे हम इसके जरिए एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद जो है न्यूक्लियर मासेस के बारे में हम पढ़ेंगे. ये तो हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर मासेस. What do you mean by nuclear masses? न्यूक्लियर फिजिक्स में मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अलग सा स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं. नॉर्मली हम मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास बहुत ही कम मास होता है. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केजी यूज नहीं करते, एक दूसरा तरीका यूज करते हैं. अलग से एक स्टैंडर्ड है जिसको एटॉमिक मास यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. सिंपल वर्ड में हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने होती है. तो कार्बन एटम 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम ऑफ कार्बन हमारे पास 12 ग्राम होती है. दिस इज एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 कार्बन एटम. अब हम आते हैं इस एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए न्यूक्लियर मासेस पे आते हैं. 23 कार्बन एटम हमारे पास कितने ग्राम के बराबर होगी? 12 ग्राम. अब देख ले यहाँ पर दोनों को मैं इससे डिवाइड करता हूँ 0 2 3 10 पावर 23. तो यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन को भी हम डिवाइड करेंगे. वी विल गेट 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23. डिवाइड हो गए दोनों साइड. वी गेट 1 कार्बन एटम. 1 कार्बन एटम कितने ग्राम के बराबर होगी? 1 कार्बन एटम हमारे पास बराबर आ रही है 12 डिवाइडेड बाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 ग्राम. ग्राम. अब देखिए एक कार्बन एटम है. अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12.0 इतने ग्राम है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कितनी होगी? AMU को हम डिफाइन करते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज, let me define it, 1 atomic mass unit is
1/12 of carbon 12 एटम। तो अब देख ले 1 कार्बन एटम 12 डिवाइडेड बाई 6.02 इसके बराबर है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटम और कार्बन एटम। अब देख ले कंबाइन दी 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास बराबर होगी 1/12। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 डिवाइडेड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड 10^23 ग्राम। ठीक है ना। अब हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बन एटम का 12th वाला पार्ट 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। सो 1/12 ऑफ this one is 12 divided by 6.023 multiplied 10^23 gram. This 12 will be cancelled with this 12. So 1 atomic mass unit 1 AMU is equal to 1 divided by 6.023 multiplied 10^23. We get 1.66 multiplied 10^-27. 1.10^-27. But this will be in term of kg. And this is in atomic mass unit kg. This is very much important value. MCQs में आ सकता है कि 1 atomic mass unit kg में कितनी होगी 1.66 multiplied 10^-27 kg. This is equal to 1 atomic mass unit. अब dear student हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ये एटॉमिक मास यूनिट वाला यूनिट यूज करते हैं हर जगह पर। मास एनर्जी इक्विवेलेंसेस में क्या आएगी एटॉमिक मास यूनिट न्यूक्लियर मासेस में मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है। अब इसी मास को मतलब 1.66 multiplied 10^-27 kg या 1 एटॉमिक मास यूनिट इसको हम एनर्जी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं by Einstein famous equation we know that E equal to mc square. What is m here 1.66 multiplied 10^-27. 1.66 multiplied 10^-27. What is c? C is the speed of light 3 multiplied 10^8 meter per second, but this is square so it will also become square. Remember dear student हम 1 atomic mass unit को in term of energy कैसे represent करते हैं तो इसके लिए ये calculation हम perform कर सकते हैं। So we get 1.49 multiplied 10^-10 joule। यहाँ तक हमारे पास जो आंसर आएगी ये जॉल में है। Now we want to convert this unit into mega electron volt। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 1.6 multiplied 10^-19 से तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी। तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको ऐसा करेंगे E equal to 1.49 multiplied 10^-10 divided by 1.6 multiplied 10^-19 electron volt. Yeah, here we will write -13 so it will become mega electron volt because it is a huge amount of energy, so therefore we can write mega electron volts. What will it will become by performing this calculation we get E energy how much 931 mega electron volt
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So dear student, ये एनर्जी, ये मास, this mass which is equal to 1 atomic mass unit, when we convert into energy, so it is equal to 931 mega electron volt. ये 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27 जो मास है, इसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा. अब ये हमारे पास कितना मास था, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि that is equal to 1 AMU. So one atomic mass unit is equal to 931 mega electron volt. ये इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है और ये इसकी मास में वैल्यू है. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट नो ऑल these two values. अब देखते हैं, इसके बाद हमने कन्वर्जन ऑफ केजी इनटू एएमयू करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर डियर स्टूडेंट, ये दो वैल्यूज तो हमने मालूम की. लेट मी राइट इट एट वन साइड. 1 AMU equal to 1.66 multiplied 10 power minus 27 kg. Let me write it here. And here 1 AMU atomic mass unit is equal to 1.66 10 power minus 27 kg या 931 mega electron volt. So dear student, let me perform some calculation. How can we convert these kgs into AMU? So conversion of kg into AMU. Conversion of kg into atomic mass unit AMU. How can we convert? डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मास है वो 10 पावर टू माइनस 27 टू माइनस 31 केजीज में होती है. तो इतना हम आगे नहीं जा सकते, बहुत ही कम वैल्यू है. इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिक टर्म में 1 2 इस तरह के टर्म्स में, मतलब छोटे से नंबर में लिखना है. तो इसीलिए हम न्यूक्लियर फिजिक्स में AMU यूज करते हैं. अब देख ले, मास ऑफ प्रोटॉन को पहले मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ AMU में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन. डियर स्टूडेंट, वी नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज equal to 1.673 multiplied 10 power minus 27. 1.673 10 power minus 27 kg. क्या? This is in kg. How to convert this into AMU? यहाँ पर मैं लिखूंगा unified unit U और इसका इक्विवेलेंट kg में कितना है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे. यहां से हम देख सकते हैं 1U हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 23 kg. अब देख ले, ये kg के साथ कैंसल, 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 के साथ कैंसल. सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 डिवाइडेड बाई 1.66 U, यूनिफाइड यूनिट है ये. सो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास आ रहे, इसको सॉल्व करने से जो भी टर्म हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड इट इज आई थिंक इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.000772. सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी हम इस तरह मालूम कर सकते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इस तरह मालूम कर सकते हैं. मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे? अब इससे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी यूनिफाइड यूनिट. सिमिलरली सेकंड स्टेप में हम क्या मालूम करते हैं, मास ऑफ
mass of neutron in unified unit और mass of neutron in atomic mass unit में हम किस तरह लिख सकते हैं? So we know that mass of neutron is equal to 1.675 multiplied 10 power minus 27, तो तकरीबन इसके बराबर है. Mass of neutron is equal to 1.675 10 power minus 23 kg. अब देख ले यहाँ पर मैं अगर 1u लगा रहा हूँ तो इसको मैंने डिवाइड भी कर ले 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 23 kg से. Again there are certain cancellation, these will be cancelled, so we get mass of neutron. This is approximately equal to 1.00866654. 1.66 u unified unit. Similarly, how can we convert the mass of electron into u term or u unit? Mass of electron, we know that mass of electron is equal to 9.11 multiplied 10 power minus 31 kg. अब इसको यूनिफाइड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1u डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ दिस 1u इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 23 kg. kg के साथ कैंसिल आउट हो गया और इसको सॉल्व करने से sorry, this is minus 27, this is not minus 23, this is minus 27 in this case also, and in this case this is also minus 27. So by solving these two we get 0.0055 u. Mass of electron is equal to 0.0055 u. तो इस तरह हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस यूनिट में, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इसी यू की यूनिट में मालूम करने के लिए हमारे पास ये मेथड है. सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने लेट मी समराइज ब्रीफली कि हमने क्या पढ़ा. हमने हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस किस तरह डिस्कवर हो गया. फिर हमने ये मासेस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियर मासेस किस तरह एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होते हैं. तो वेरी सिंपली यू हैव टू फॉलो दिस रूल. हाउ दैट इट माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बेंडिंग एनर्जी और मास डेफिसिट और मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक्स अ लॉट.